हम गम ज़दा है, लाए कहाँ से खुशी के गीत, कहाँ से खुशी के गीत। देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम, देंगे वही जो पाएंगे इस जिंदगी से हम। उभरेंगे एक बार अभी दिल के वलवले। प्यासा फिल्म में मोहम्मद रफी की गाई साहिर लुधियानवी की इस नज्म को गुरुदत्त की जिंदगी का फलसफा कहा जाए तो शायद गलत नहीं होगा। गुरुदत्त की अधिकतर फिल्मों के नायकों के रास्ते पथरीले हैं और वो लकीर के फकीर भी नहीं हैं। यूं तो गुरुदत्त का जन्म मैंगलोर में हुआ, लेकिन उनका बचपन कोलकाता में बीता, और वो भी बहुत बदहाली में। गुरुदत्त की छोटी बहन ललिता लाजमी याद करती है। मैट्रिक होने के बाद उनको बहुत दिल था कॉलेज जाने को, मगर हम लोगों की स्थिति बहुत खराब थी। वी वेर वेरी पुअर। माँ और पिताजी दे कुड नॉट अफोर्ड टू सेंड हिम टू कॉलेज, तो इसलिए उन्होंने एक नौकरी ली थी। वहाँ उनकी सिर्फ 30 रुपीज सैलरी थी, एंड फर्स्ट सैलरी से इतना जनरस थे वो। उनके टीचर के लिए एक भगवत गीता दिया, और हमारे पिताजी के लिए कुछ कोट लाया, और माँ के लिए साड़ी, हमारे लिए फ्रॉक, और आत्मा जी के लिए कुछ शर्ट, सबके लिए कुछ न कुछ खरीदा। तो उस वक्त की जनरॉसिटी ही रिमेन्ड अंटिल द एंड। कितने सालों के बाद भी हमारे भाभी के लिए कुछ साड़ी या गहना, कुछ कान का गोल्ड का कुछ खरीदते थे तो जरूर हमारे लिए खरीदते थे। ही वॉज वेरी फॉन्ड ऑफ मी। और जब हम बचपन में आत्मा जी और हम झगड़ा करते थे तो वो हमारे बाल खींचते थे, तो ये बीच में आके हमारा साइड लेते थे। गुरुदत्त ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत पुणे के प्रभात स्टूडियो से की। वहीं उनकी मुलाकात देवानंद से हुई, बहुत ही दिलचस्प अंदाज में। देवानंद अपनी आत्मकथा रोमांसिंग विद लाइफ में लिखते हैं। हमारे कपड़े एक ही धोबी के यहाँ धुला करते थे। एक बार धोबी ने गलती से मेरी कमीज गुरुदत्त के यहाँ और उनकी कमीज मेरे यहाँ पहुंचा दी, और मजे की बात यह है कि हम दोनों ने वो कमीज एक ही दिन पहन ली। जब मैं प्रभात स्टूडियो में घुसा तो उनकी नजर मेरी कमीज पर पड़ी। उन्होंने उसे गौर से देखा और पूछा, ये कमीज आपने कहाँ से खरीदी? जब मैंने उनकी तरफ नजर उठाई तो देखा वो मेरी कमीज पहने हुए थे। हम दोनों को बात समझ में आ गई और हमने जोर का ठहाका लगाते हुए एक दूसरे को गले लगा लिया। हम जिगरी दोस्त बन गए। एक दिन बियर का ग्लास लड़ाते हुए उन्होंने वायदा किया, देव, अगर मैं कभी निर्देशक बनता हूं तो तुम मेरे पहले हीरो होगे। मैंने भी उतनी ही शिद्दत से जवाब दिया कि अगर मैं कोई फिल्म प्रोड्यूस करूंगा तो उसके डायरेक्टर तुम होगे। देवानंद को अपना ये वादा याद रहा, और जब नवकीर्तन फिल्म्स ने बाजी बनाने का फैसला किया तो निर्देशन की जिम्मेदारी उन्होंने गुरुदत्त को दी। तकदीर से बिगड़ी हुई तकदीर बना ले, तकदीर बना ले, अपने पे भरोसा है तो ये दाव लगा ले, लगा ले, दाव लगा ले। बाजी के ही सेट पर उनकी मुलाकात उभरती हुई गायिका गीता रॉय से हुई। धीरे धीरे उनका इश्क परवान चढ़ा और दोनों ने शादी करने का फैसला किया। जब भी इनकी शूटिंग और गीता जी की गाने का कुछ नहीं रहता था तो वो घर पे झूठ बोल के कहती थी कि हम लल्ली को मिलने को, मुझे लल्ली बुलाते हैं घर पे, मैं लल्ली को मिलने को जा रही हूँ। और हम लोग सुबह सुबह निकलते थे, खंडाला, यहाँ वहाँ सब जाते थे। और उस वक्त राज खोसला जी हमारे साथ रहते थे क्योंकि ही वॉज चीफ असिस्टेंट गुरुदत्त जी के। राज जी पहले ही वांटेड टू बिकम अ प्लेबैक सिंगर, उसलिए बहुत सुंदर गाना गाते थे। गीता जी और राज जी दोनों मिलके ड्यूएट गाना गाते थे जाते वक्त हम लोग। और भाई साहब, ये छोटा छोटा सा ढाबा रहता था, वहाँ से भजिया लेते थे, चाय पीते थे और जलेबी खाते थे। उनके पहले लव लेटर्स एक्सचेंज करते थे। मैं आई यूज्ड टू डिलीवर इन माटुंगा से दादर चल के, और कभी कभी वो शाम को गाड़ी नहीं लेकर आती थी तो मैं
उनको छोड़ने को मैं चल के जाती थी उनके साथ। गुरुदत्त को उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन के लिए तो जाना ही जाता है, डांस सीक्वेंसेस को जितनी खूबसूरती से गुरुदत्त ने हैंडल किया है कम लोगों ने किया है। गुरुदत्त पर किताब लिखने वाली नसरीन मुन्नी कबीर कहती हैं कि गुरुदत्त ने 15 साल की उम्र में उदय शंकर जैसे कलाकार से नृत्य की बाकायदा शिक्षा ली थी। वो उदय शंकर जी के साथ काम किए थे, ट्रेनिंग किए थे कोरियोग्राफी में, तो वो डांस डायरेक्टर बनना चाह रहे थे और इसकी वजह से जब वो खुद अपनी फिल्म बनाए तो उनके जो गाने हैं और उनके सॉन्ग पिक्चराइजेशन है वो जिसे कहते हैं बहुत ही कैमरा को कोरियोग्राफ करते थे, जैसे कि किस तरह से क्लोजअप होना चाहिए, किस लाइन पे, कौन से गाने की लाइन पे और कैसे लाइटिंग होना चाहिए, ये सब चीजें जो है उनकी खासियत है। और मैं समझती हूँ कि ये खासियत जो है वो उदय शंकर की ट्रेनिंग की वजह से आया है। इसलिए जब आप कहीं पेंटर होके फिर फिल्म बनाते हैं तो आपका जो विजुअल स्टाइल है वो पेंटिंग से कुछ ताल्लुक रहता है, और फिर जब आप डांस से आते हैं तो फिर आपका जो मूवमेंट होता है कैमरा का वो भी ताल्लुक होता है डांस के जरिए। तो इसलिए मैं सोचती हूँ कि उनका जो बैकग्राउंड है दैट रियली मेड हिज सॉन्ग पिक्चराइजेशन स्पेशल। हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो हम मूंद के पलकों को इस दिल को सजा दें तो हम आपकी आंखों में इस दिल को बसा दें तो। गुरुदत्त के सबसे जिगरी दोस्त थे कॉमेडियन जॉनी वॉकर। जब बलराज साहनी ने उन्हें पहली बार मिलवाया तो वो उनसे इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने उनके लिए खास तौर से एक रोल लिखवाया। हालांकि तब तक बाजी आधी बन चुकी थी। एक बार गुरुदत्त और जॉनी वॉकर कोलकाता गए। अब एक पुचके वाले की दुकान पे हम दोनों बैठ गए और पहले तो पुचके खाए। इतने में हुआ ये कि थोड़ी दूर पे एक आदमी बैठा हुआ था, तो उधर से एक मालिश वाला निकला और वो मालिश वाले ने उस आदमी की मालिश करना शुरू कर दी और जनाब बड़ी स्टाइल में हाथ वाथ चला रहा था। गुरुदत्त ने मुझे देखा, बोला जॉनी इसको देखो। मैंने देखा तो उन्होंने कहा मुझसे, भाई देखो स्टाइल इसकी पकड़ो लेकिन आवाज तुम अपनी रखो, वो जो तुम मजमे वाली आवाज निकालते हो ना। मैंने कहा कौन सी? अरे भाई जब तुम वो खटमल की दवा वाली। तो मैं समझ गया हाँ, तो बोले बस वो आवाज मेरे को चाहिए। मालिश, तेल मालिश, चंपी। सर जो तेरा चकराए या दिल डूबा जाए, आजा प्यारे पास हमारे, काहे घबराए, काहे घबराए। गुरुदत्त कभी कभी अपनी फिल्मों में इतना खो जाते थे कि उन्हें अपनी सुध बुध नहीं रहती थी। गुरुदत्त के साथ कई फिल्मों में काम कर चुकी वहीदा रहमान याद करती हैं। वो एक दिन शेव कर रहे थे और मूर्ति साहब के साथ शॉट का डिस्कस कर रहे थे। तो हम लोग सब हॉल में बैठे हुए थे, तो अचानक आवाज आई, उन्होंने इतनी जोर से अपना वो रेजर फेंका और कहा क्या करते हो यार, मूर्ति बर्बाद कर दिया मुझे। तो मूर्ति साहब एकदम परेशान, मैंने क्या किया, हम तो शॉट डिस्कस कर रहे थे। नहीं यार, तुमसे शॉट डिस्कस करते करते मैंने अपनी एक तरफ की मूंछ उड़ा दी। तो सब हंस पड़े जोर जोर से। तो तुम लोग हंस रहे हो, आज रात को शूटिंग है, मैं क्या करूं? तो फिर मूर्ति साहब ने कहा गलती आपकी थी, मेरी तो थी नहीं, आप मुझे क्यों डांट रहे हैं, आप इस तरह कीजिए, दूसरी तरफ की भी मूंछ शेव कर डालिए। गुरुदत्त ने बहुत मन से आत्मकथात्मक फिल्म कागज के फूल बनाई, लेकिन वो बुरी तरह से फ्लॉप हुई। उनके निजी जीवन में भी कड़वाहट आ गई। 10 अक्टूबर 1964 को मात्र 39 साल की उम्र में उन्होंने आत्महत्या कर ली। 10 दिन पहले मिलने को गई थी तो उस दिन बहुत उदास थे। उनकी लास्ट स्क्रिप्ट राइटिंग चल रही थी, बहारें फिर भी आएंगी, डायलॉग राइटर आप जानते हैं अबरार अलवी। उनका वो खत्म होने के बाद कहने लगा चलो हम लोग खाना खाएंगे साथ में। तो हमने कहा हम तो खा के आए हैं, अभी बुरा लगता है कि आई शुड हैव हैड द लास्ट मील विद हिम, थोड़ा सा तो उनके साथ खाना चाहिए था। हमने कहा नहीं हम खा के आए हैं, मैं ऐसे ही बैठती हूँ आपके साथ। तो खाना खाए, फिर हमने कहा देखो हम इनवाइट करने को आए हैं, 10 अक्टूबर के दिन हमारे यहाँ एक जलसा हो रही है, म्यूजिक परफॉर्मेंस, और अब्दुल हलीम जफर खान तार बजा रहे हैं हमारे यहाँ,
और लोग आएंगे, आप जरूर आइए। तब हमको कहने लली, हमको पार्टी को मत बुलाओ, मुझे पसंद नहीं लोगों को मिलने का, तुम्हें मालूम है तो मैं हमेशा अकेलापन नहीं पसंद करता हूँ, तो मैं आऊंगा एक दिन तुम्हारे साथ खाना खाएंगे। मगर वो तो हुआ ही नहीं, और वही 10 अक्टूबर की पास जबे। उनकी मौत का कैफी आजमी पर इतना बड़ा असर हुआ कि उन्होंने उस पर एक नज्म ही लिख डाली। रहने को सदा दहर में आता नहीं कोई, तुम जैसे गए ऐसे भी जाता नहीं कोई। एक बार तो खुद मौत भी घबरा गई होगी, यूं मौत को सीने से लगाता नहीं कोई। डरता हूं कहीं खुश्क न हो जाए समंदर, राख अपनी कभी आप बहाता नहीं कोई। साकी से गिला था तुम्हें मैं खाने से शिकवा, अब जहर से भी प्यास बुझाता नहीं कोई। माना के उजालों ने तुम्हें दाग दिए थे, बेरात ढले शमा बुझाता नहीं कोई। मतलब की दुनिया है सारी, बिछड़े सभी बारी। रेहान फजल, BBC, दिल्ली।